हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सीक्रेट घर जमाई कहानी में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज के एपिसोड नंबर 169 में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी एक तेज गति से ऋषिकांत ने अपनी लंबी तलवार की एक रेखा खींची, जिसमें तलवार की रोशनी से एक किरण निकल गई। हवा को चीरती हुई वो किरण समर की तरफ नीचे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हमले को देखते ही समर ड्रैगन 1000 स्टेप तकनीक का उपयोग करके बिजली की चमक की तरह आगे बढ़ गया और तुरंत उसके हमले से बच निकला। उसको ऐसे इतनी आसानी से अपने हमले से बचकर देखकर ऋषिकांत के हाव भाव बदल गए। उसे एहसास हुआ कि समर वाकई बहुत काबिल था और उसकी चाल अविश्वसनीय रूप से तेज थी। तभी पीछे से नैना ने ऋषिकांत से कहा, सेक्ट मास्टर ऋषिकांत, अब आप समझ गए होंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। ये समर कितना पावरफुल है, हमें उससे सावधान रहना होगा। अब ऋषिकांत को समझ आ गया था कि अगर वो आपस में लड़ते रहे तो समर उनके इस फाइट के बीच फायदा उठा सकता है। इसलिए उसने मुस्कुराकर नैना की तरफ देखकर कहा, सेक्ट मास्टर नैना, चलो कुछ देर के लिए हमारी फाइट रोक देते हैं। इस पहाड़ का मास्टर कौन बनेगा, हम इसका बाद में फैसला कर लेंगे। मेरा सुझाव है कि हम पहले मिलकर इस समर से निपट लें, फिर मामले को सुलझाएंगे। नैना ने भी सहमति में सिर हिला दिया। बाहरी व्यक्ति समर ही था और इसलिए वो किसी बाहरी व्यक्ति को फायदा उठाने नहीं दे सकती थी। वहीं उन दोनों की आपसी बात सुनकर समर का चेहरा उतर गया। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, क्या गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी है? मुझे मारकर तुम्हें क्या हासिल होगा? समर की बात सुनकर ऋषिकांत की आंखों में गुस्सा छा गया। वो तुरंत ही अपनी लंबी तलवार लिए आसमान की तरफ उड़ गया और समर पर टूट पड़ा। अविश्वसनीय गति से आगे बढ़कर ऋषिकांत तुरंत समर के सामने प्रकट हुआ। ऋषिकांत ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार तेजी से समर की तरफ बढ़ा दी। आगे से समर ने तुरंत गोल्डन प्रकाश तलवार की पहली तकनीक का उपयोग करके कहा, आसमान में घूमता गोल्डन प्रकाश। उसकी तकनीक बड़ी तेज थी। उसने एक ही पल में ऋषिकांत की तलवार से अपनी तलवार भिड़ा दी। दोनों तलवारों के टकरानों की धमका आवाजों से प्रहार की जबरदस्त फोर्स चारों दिशाओं में फैल गई, जिसकी वजह से अचानक पहाड़ की चोटी पर जमी बर्फ की चादर नीचे लुढ़कने लगी। यह सदियों से जमी मोटी बर्फ की परत थी, जिसने गति पकड़ ली और जमीन भी कांपने लगी। तभी बर्फ किंग सेक्ट के मेंबर इसको देखकर घबरा कर चिल्लाए, हिमस्खलन, जोर से सब भाग जाओ, नीचे बर्फ गिर रही है। हर कोई भयभीत था। वो जानते थे कि ये हिमस्खलन कितना भयानक हो सकता है, जिसमें इंसान और जानवर दबकर मर जाएंगे। ऋषिकांत ने भी समर पर हमला छोड़ दिया और खुद को जिंदा दफन होने से बचाने के लिए भागने लगा। समर ने भी मुड़कर शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स को भगाने का इशारा कर दिया। समर की टीम में सबसे कमजोर होने के कारण एलिस पीछे रह गई। तभी समर ने तेजी से उसके सामने आकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हिमस्खलन सुनामी की तरह टूट पड़ा, जिसे उस कमजोर फाइटर और स्लो जानवर को नष्ट कर दिया गया। वहीं समर ड्रैगन 1000 स्टेप्स से इस्तेमाल करके अविश्वसनीय गति से चौथे हिम पर्वत पर पहुंच गया था। चौथे हिम पर्वत के ऊपर खड़े समर ने पांचवें हिम पर्वत की ढलानों को बर्फ को गिरते हुए देखा। यह प्रकृति की शक्ति थी, जिसने समर जैसे आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के स्वामी को भी हैरान कर दिया था। पूरे 3 घंटे बाद ये विशाल हिमस्खलन रुक गया। तभी चांदी की रोशनी की एक किरण चमक उठी, पांचवें हिम पर्वत के बाहर निकली। ये रोशनी कोई और नहीं बल्कि फ्रोजन हार्ट की थी। फ्रोजन हार्ट एक हार्ट के आकार का क्रिस्टल था, जो 100 सालों के बाद भी बना हुआ था। उस रोशनी को देखकर ही ऋषिकांत ने गर्व से हंसकर कहा, हा हा हा, फ्रोजन हार्ट उदय हो गया, ये मेरा है। फ्रोजन हार्ट बर्फ पर आधारित साधना पथ पर चलने वालों के लिए एक खजाना था, जो ऋषिकांत को आत्म एम्परर किंगडम लेवल के पद पर ऊंचा बढ़ा सकता था। तभी नैना ने व्यंग करके कहा, सपने मत देखो ऋषिकांत, ये फ्रोजन हार्ट तो मेरा है। वहीं उसकी मर्दानी भरी बातें सुनकर समर में मुस्कुराया और उसे फ्रोजन हार्ट चाहिए था। तभी नैना ने ऋषिकांत दोनों एक साथ पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ गई। उनको देखकर ही नैना ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फ्रोजन हार्ट को पकड़ने की कोशिश की। नैना की हरकतें देखकर ऋषिकांत ने अचानक अपनी तलवार घुमा दी। नैना भी पीछे नहीं हटी और उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। तभी नैना ने ऋषिकांत के व्यंग्यात्मक लहजे में कहा,
ऋषिकांत, क्या तुम्हें मेरे साथ फ्रोजन हार्ट के लिए मुकाबला करना है? लेकिन ऋषिकांत ने उसकी बात को इग्नोर करके ठंडी हंसी हंसी और फ्रोजन हार्ट की तरफ दौड़ गया, लेकिन नैना ने उसे रोक दिया। वहीं समर चुपचाप उनके पास खड़ा रहा, अपने प्लान पर कामयाब रहा और वो इंतजार कर रहा था कि नैना और ऋषिकांत एक दूसरे को थका दे, फिर वो चुपके से अंदर घुसकर इनाम जीत लेगा। तभी अचानक बर्फ के पहाड़ के नीचे एक सफेद पंजा निकला। उसने फ्रोजन हार्ट को पकड़ लिया और उसे लेकर दूर भाग गया। यह पंजा किसी हिमालय का मानव का था। यह हिम मानव कोई साधारण नहीं बल्कि स्नो किंग था, जो आत्म एम्पर किंगडम लेवल का फाइटर था और सभी हिम मानवों का किंग। स्नो किंग तेजी से कुछ 100 मीटर की दूर निकल गया। उसको देखते ही नैना और ऋषिकांत दोनों ने अपनी फाइट रोक दी और तेजी से स्नो किंग के पीछे चले गए। समर 5वें बर्फ पहाड़ के ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। वो जानता था कि कियारा को बचाने के लिए उसे फ्रोजन हार्ट इम्पोर्टेंट चाहिए ही था, लेकिन अब उसको स्नो किंग उठा कर ले गया और उसकी आंखों के सामने गायब भी हो गया था। समर चिंता में सोच रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने वहीं सिकोड़ कर काले पिल्ले से पूछा, छोटे पिल्ले, क्या तुम अपनी नाक का इस्तेमाल करके फ्रोजन हार्ट को सूंघ सकते हो? उसकी बात को सुनते ही काले पिल्ले ने एक पल समय नहीं गवाया और तुरंत सूंघने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मुझे स्नो किंग मिल गया। वो नॉर्थ की तरफ आदिम जंगल की तरफ चला गया। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाकर कहा, हम तुरंत वहां जा रहे हैं। और यह कहकर समर अपने साथियों के साथ आदिम जंगल की तरफ चल पड़ा। जल्द ही उसके सामने पहुंच गया। ये जंगल हजारों साल से अस्तित्व में था। तभी समर को आदिम जंगल से एक भयानक खतरे का एहसास हुआ। वहीं काला पिल्ला सबसे पहले आगे जंगल की तरफ दौड़ा, लेकिन जल्द ही वापस उछल गया। उसके सामने एक सफेद रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना दिखाई दी। ये व्यू रचना को देखकर ही समर ने काले पिल्ले को तुरंत समझाकर कहा, यह एक वन व्यू रचना है। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को जंगल के अंदर एंटर होने से रोकना है। समर की बात सुनकर पिल्ले ने सिर हिला दिया, लेकिन वह साथ ही जानता था कि यह तोड़ना आसान नहीं है। तभी समर ने टेलीपैथी से डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, क्या आप बता सकते हैं कि इस व्यू रचना के सेंटर पॉइंट कहाँ है? उसकी आवाज सुनते ही डार्क नाइट एम्परर ने गहरी नींद से जाकर कहा, वन की ये व्यू रचना एक एम्परर लेवल की बेटी व्यू रचना है, अंततः है पावरफुल। इसका सेंटर एक गिरते हुए हिमकण के भीतर स्थित है, और वो हिमकण इस समय बीच में स्थित एंशियंट वृक्ष के ऊपर है। उसकी बात सुनकर समर की आंखें चौड़ी हो गई। उसने विशाल वृक्ष के ऊपर एक दिल के आकार का विशाल हिमखंड देखा। समर ने उसको देखते ही ये गहरी गर्जना के साथ चिल्लाकर कहा, एक फिंगर सब कुछ विभाजित कर देती है। ये कहकर उसने तुरंत कॉन्करर फिंगर का इस्तेमाल किया और फैसला ले लिया था। उसने अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स में इंपोर्टेंट सार एक्टिवेट किया और किरण को बाहर निकाल दिया, और जल्द ही वो व्यू रचना गायब हो गई। हालांकि जंगल की कतार उठ चुकी थी, फिर भी समर को ठंड से खतरे का एहसास हो रहा था। उसने शैडो ग्रुप टीम की तरफ मुड़कर सबको वार्निंग देकर कहा, दोस्तों, यह आदिम जंगल अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। मैं काला पीला आकाश बख्शी सांप और फायर शैडो किंग के साथ अंदर जाऊंगा, बाकी तुम लोग यहीं पर रुकोगे। उसकी बात सुनकर शैडो ग्रुप टीम के मेंबर्स ने सिर हिलाया, तुरंत वहीं पर रुक गए। और समर बिल्कुल सही कह रहा था। वो लोग इतने मजबूत नहीं थे कि आगे के खतरों में लड़ने में समर की मदद कर सके, वो उल्टा मुसीबत ही पैदा करते। वहीं शैडो ग्रुप टीम को रोकने के तुरंत बाद समर काले पिल्ले आकाश बख्शी सांप और फायर शैडो किंग के साथ आदिम जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल के अंदर दाखिल हुए, उनका स्वागत एक राक्षसी बर्फीले खरगोश से हो गया, जो आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज का एक राक्षसी जानवर था। उस खरगोश ने उलझन में समर से पूछा, अरे, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? उसको समझ नहीं आ रहा था कि व्यू रचना को तोड़कर अंदर कैसे आ सकते थे। समर ने हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने तुम्हारी प्रकाश व्यू रचना को तोड़ दिया। उसकी बात को सुनकर खरगोश दंग रह गया। उसने हैरान होते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो रक्षात्मक प्रकाश व्यू रचना बहुत ही ताकतवर थी। संत ने खुद व्यू रचना बनाई थी। तभी समर ने चेहरे पर शिकन लाकर कहा, खरगोश, तुम मुझे बताओ कि स्नो किंग अंदर आने के बाद कहां चला गया? उसकी बात सुनकर खरगोश ने घबराहट में अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे नहीं पता। मैंने स्नो किंग भाई को नहीं देखा।
उसकी घबराहट से पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। वहीं उसकी विरोधाभासी बयान को सुनकर समर को पता चल गया कि खरगोश झूठ बोल रहा है। इसलिए समर ने उससे कहा, अरे छोटे खरगोश, झूठ बोलना गलत है। आगे से खरगोश ने पलट कर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम लोगों ने तुरंत यहां से जाने की ठान लेनी चाहिए। तुम्हें यहां से चला जाना चाहिए। जब समर ने देखा कि खरगोश इतनी आसानी से नहीं बताने वाला, उसने धमकी देकर पूछा, छोटे खरगोश, मैं तुम्हें यह बताने का आखिरी मौका दे रहा हूं कि स्नो किंग कहाँ है। तुम्हारी भलाई हिस्से में है कि तुम चाप मुझे बता दो कि तुम्हें बाद में पछताने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी धमकी सुनकर बर्फ खरगोश ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं आदिम जंगल का सबसे तेज खरगोश हूँ। मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। और तुरंत बिजली की तेजी से दौड़ पड़ा। खरगोश भले ही तेज हो, लेकिन समर उससे भी तेज था। उसने तुरंत अपने स्टेप से कुछ ही देर में खरगोश को पकड़ लिया। यह व्यक्ति स्नो किंग से भी तेज था। खरगोश ये देखकर चौंक गया था। एक झटके में समर ने खरगोश की गर्दन पकड़ ली और खरगोश ने समर की तरफ आंखें घुमाकर हैरानी और डर के साथ कहा, बुरे आदमी, मुझे छोड़ दो। तुम मेरे फर को गंदा कर दोगे। लेकिन तभी समर ने दो उंगलियां खरगोश के कुछ बाल खींच लिए, जिसे खरगोश डर से चिल्ला रही थी। खरगोश ने गुस्से में समर को देखकर कहा, तुम बहुत बुरे इंसान हो। तुम मेरे अंदर फर को क्यों नोच रहे हो? आगे से समर ने खतरनाक जानलेवा एनर्जी निकालकर व्यंग करके कहा, मुझे बताओ कि स्नो किंग कहाँ है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा सारा फर नोच लूंगा। रात के खाने में भुना हुआ खरगोश खाऊंगा। उसकी बात सुनकर राक्षसी खरगोश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने मन ही मन में सोचा, कितना निर्दयी आदमी है। उसने न मेरे सिर बाल नोचे, बल्कि अब मुझे भूनना भी चाहता है। ये व्यक्ति बुरा है। मुझे स्नो किंग से कहना होगा कि व्यक्ति को सबक सिखाए। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी समर ने फिर से हाथ बढ़ाकर उसके शरीर से और बाल खींच लिए। वो डर से चीख उठी। उसने डर के मारे चिल्लाकर कहा, मेरे फर को नोचना बंद कर दो। मैं तुम्हें बता रही हूँ स्नो किंग कहाँ गया। उसकी बात सुनकर समर ने फिर से व्यंग करके कहा, ठीक है, मुझे जल्दी से बताओ कि स्नो किंग कहाँ गया, वरना मैं तुम्हारा फिर से फर नोच दूंगा। उसकी बात सुनकर खरगोश ने भैंस से कांप कर आदिम जंगल की तरफ इशारा कर दिया और कहा, वो जंगल के सेंटर में है। लेकिन समर ने इतनी आसानी से खरगोश पर विश्वास नहीं किया। उसने उसे हाथ में पकड़कर आगे का रास्ता दिखाने का ऑर्डर दे दिया और खरगोश के आसपास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो चुपचाप आगे का रास्ता दिखाने लगी। कुछ 100 मीटर अंदर जाने पर उन्हें एक राक्षसी बर्फीला भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िया पूरी तरह से सफेद था, जिससे सभी की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। राक्षसी बर्फ खरगोश, जो अभी भी समर के हाथ में फंसा हुआ था, उसको देखकर भेड़िया ने खरगोश पर हंसकर कहा, राक्षसी बर्फ खरगोश, तुम्हें इस आदमी ने कैसे पकड़ लिया? उसकी बात सुनकर खरगोश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने घूर कर कहा, मोर भेड़िए, मुझ पर हंसना बंद करो। चुपचाप हमारे रास्ते से हट जाओ। हमें आगे जाना है। भेड़िए ने मंद भाव से कहा, यह मेरा आइडिया है। मैं किसी को भी यहाँ से एंटर नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर समर गुस्से में आ गया, लेकिन समर ने अभी कोई हरकत नहीं की। उससे पहले ही काले पिल्ले ने काली बिजली की चमक के साथ छलांग लगा दी और भेड़िए के सिर पर एक तमाचा मारा। भेड़िए ने बचाव में पंजा उठाना चाहा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, काले पिल्ले ने उसे बेहोश कर दिया। वहीं खरगोश काले पिल्ले और समर की ताकत देखकर और भी आज्ञाकारी हो गई थी। उन्हें तेजी से आदिम जंगल के सेंटर में ले गई। जंगल के बीच में एक 10,000 वर्ग मीटर में अधिक बड़ा एक सफेद महल खड़ा था। महल के बाहर ही मानव गार्ड थे। तभी बाईं ओर से गार्ड ने उन लोगों को देखकर खरगोश से पूछा, छोटे खरगोश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खरगोश ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, स्नो किंग भाई कहाँ है? मुझे उन्हें देखना है। तभी लगभग 2 मीटर लंबा स्नो किंग महल से बाहर आया। स्नो किंग ने समर को जब महल के बाहर खड़ा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। स्नो किंग ने आश्चर्य से समर की तरफ देखकर पूछा, मानव, तुम यहाँ कैसे आई? तभी समर ने इशारा करके उसकी बात का जवाब देकर कहा, ये मुझे यहाँ लेकर आई है। उसने खरगोश की तरफ इशारा कर दिया था। उसकी बात सुनकर स्नो किंग गुस्से में खरगोश पर चिल्लाकर बोला, खरगोश, तुम एक अजनबी को यहाँ कैसे ला सकती हो? खरगोश ने जल्दी से स्नो किंग को समझाकर कहा, बड़े भाई, उसने मुझे धमकी दी। अगर मैं उसे यहाँ नहीं लाया तो वो मेरे सारे बाल नोच लेगा।
रात के खाने में भुना हुआ खरगोश बनाएगा, इसलिए मुझे जबरन इसने यहाँ पर लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। खरगोश की बात सुनकर स्नो किंग ने ठंडे स्वर में समर की तरफ देखकर कहा, मानव, खरगोश को धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम आदिम जंगल को चैलेंज कर रहे हो? आगे से समर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, मुझे तुम्हारे आदिम जंगल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मुझे तो तुमने जो फ्रोजन हार्ट चुरा लिया है उसमें इंटरेस्ट है, और मैं इसे वापस लेने आया हूँ। उसकी बात सुनकर स्नो किंग हैरान रह गया। उसने व्यंग करके कहा, हमारे संत को फ्रोजन हार्ट की जरूरत थी, मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर समर ने आगे ठंडे स्वर में कहा, तो फिर मुझे खुद ही जबरदस्ती तुमसे लेना पड़ेगा। ये कहकर वो स्नो किंग की तरफ चल पड़ा। स्नो किंग उसको अपनी तरफ आता देखकर गुस्से में चिल्लाए और अपने दाहिने मुक्के को ऊपर उठाकर बर्फ का तूफान पैदा कर लिया। समर की तरफ घुमा दिया था। उसके हमलों को देखकर समर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्ट्रैंगल हेल्ड फिस्ट का इस्तेमाल करके सुप्रीम एनर्जी को अपने मुक्के में इकट्ठा कर लिया। दोनों की टक्कर से अपार एनर्जी फूट पड़ी, जिससे आकाश और धरती हिल गई। वार के प्रेशर से समर ने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, क्या तुम वास्तव में एम्परर दायरे के पहले लेवल पर हो? समर आत्म एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज के लगभग अपराजय था, लेकिन उसे पीछे हटना पड़ा, जिसका मतलब था कि स्नो किंग के पास मजबूत शारीरिक ताकत थी। स्नो किंग की अभिव्यक्ति आश्चर्य में बदल गई। उसने हैरान होकर कहा, मानव, तुमने मेरे स्नो माउंटेन स्पिरिचुअल पंच का मुकाबला कैसे कर लिया? लेकिन उसकी बात का जवाब देने के बजाय समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाल ली। वो जानता था कि स्नो किंग पावरफुल है। वो जल्दी से फाइट समाप्त करना चाहता था। आगे से स्नो किंग ने भी अपनी सफेद तलवार निकाल ली थी। तभी समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार को लहरा कर कहा, आकाश में विचरण करने वाली सुनहरी रोशनी। गोल्डन प्रकाश तलवार की पावर ने स्नो किंग की अभिव्यक्ति जम गई। वो बर्फ की ढाल बनाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घबराहट में स्नो किंग सिर्फ इतना कर पाया कि उसने अपनी दाहिनी हथेली से अपने दिल की रक्षा कर ली। गोल्डन प्रकाश तलवार स्नो किंग के हार्ट को भेदने में असफल रही, लेकिन उसने उसके हाथ पर एक बड़ा सा छेद कर दिया, जिससे स्नो किंग का सफेद खून बाहर निकल आया। तभी समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया। जल्दी से अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार को स्नो किंग की पीठ में घुसा दिया और एक और घाव हो गया। स्नो किंग का लेवल समर से अधिक था, लेकिन उसकी तलवार की तकनीक उससे ज्यादा अच्छी थी। जब अन्य ही मानवों ने देखा कि स्नो किंग घायल हो गया है, तो समर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। उनको हमला करता देखकर काला पिल्ला, आकाश भक्षी सांप और फायर शैडो किंग समर की रक्षा के लिए दौड़े और अपने पंजे पूंछ लपटों से हिम मानवों पर हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। वहीं उधर स्नो किंग जितना अधीर होता रहा था, उसके कदम उतने ही अस्त व्यस्त हो गए। स्नो किंग पर लगी कई चोटों ने उसके जीवन की पावर को कमजोर कर दिया। एक तेज किक से स्नो किंग जमीन पर गिर पड़ा। समर अचानक उसके सामने आ गया। उसे नीचे रखने के लिए अपने दाहिने पैर से उसकी छाती पर कदम रखा। इसके बाद समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार से स्नो किंग की गर्दन पर रख दिया और जानलेवा नजरों से ठंडे स्वर में कहा, हिलना मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये धमकी देने और उसको अपने कंट्रोल में करने के बाद समर ने ठंडे स्वर में उससे पूछा, स्नो किंग, फ्रोजन हार्ट कहाँ है जिसे तुमने चुराया था? स्नो किंग ने अपना सिर हिलाकर कहा, फ्रोजन हार्ट हाइनेस संत के पास है। हाँ, वो मेरे पास नहीं है। उसकी बात को सुनकर समर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, ये संत कहाँ है? स्नो किंग ने अपने पीछे के महल की तरफ इशारा करके कहा, हाइनेस संत हमारे पीछे के महल में है, लेकिन तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन तभी समर ने स्नो किंग को उसकी गर्दन से पकड़ा और महल की तरफ घसीटता ले गया। महल के अंदर वो पहुंच गए थे। महल के गहरे छोर पर समर ने एक सफेद अजीबोगरीब एक मिला। सफेद कपड़ों वाली एक महिला गजेबो के अंदर बैठकर वायलिन बजा रही थी। ये महिला बड़ी खूबसूरत थी और एक परी की तरह लग रही थी। स्नो किंग ने सफेद वस्त्र वाले महिला से चिल्लाकर कहा, हाइनेस, मुझे बचा लो। उसकी आवाज सुनकर सफेद वस्त्र वाले महिला ने भौहें चढ़ाई और हैरान होकर कहा, स्नो किंग, आपको किसने पकड़ा? तभी आगे से स्नो किंग ने उसे रिक्वेस्ट करके कहा, हाइनेस, ये आदमी फ्रोजन हार्ट को चुराना चाहता है, प्लीज उसे दे दीजिए। उसकी बात सुनकर स्नो संत ने भौहें चढ़ाई और समर से कहा, लड़के, अगर तुमने स्नो किंग को छोड़ दो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगी। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं उसे रिहा कर सकता हूं, लेकिन मुझे फ्रोजन हार्ट दे दो।
लेकिन आगे से सनो संत ने सीधे मना करके कहा, मैं तुम्हें फ्रोजन हार्ट नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें स्नो किंग को रिहा करने और अपनी जान बचाने का एक मौका दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने व्यंग किया। उसने अपना दाहिना हाथ स्नो किंग की गर्दन पर रखा और हंसकर कहा, मुझे फ्रोजन हार्ट दे दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। समर की धमकी सुनकर स्नो संत एक पल के लिए रुक गई और सोचने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपनी छाती से एक सफेद बर्फ की आकृति निकाली। समर की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास फ्रोजन हार्ट फेंक रही हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरे पास स्नो किंग को फेंकना होगा। उसकी बात सुनकर समर ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी सहमति पाते ही स्नो संत ने हार्ट समर की तरफ फेंक दिया। समर ने स्नो किंग को उसकी तरफ फेंक दिया। उसको फेंकने के बाद समर ने हाथ बढ़ाकर फ्रोजन हार्ट को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही समर फ्रोजन हार्ट को लेकर जाने के लिए तैयार हुआ, तभी काले पिल्ले ने अचानक कहा, समर, ये फ्रोजन हार्ट तो नकली है, उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। काले पिल्ले की बात सुनकर समर की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने तुरंत ही काले बिल्ले की बात पर यकीन कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि पिल्ला क्यारा को बचाना चाहता है। लेकिन तभी बर्फ संत ने पिल्ले की तरफ देखकर कहा, झूठ मत बोलो, ये फ्रोजन हार्ट असली है। आगे से काले पिल्ले ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, असली फ्रोजन हार्ट में दो दिल होते हैं। वो ऊपर से दिल के आकार का होता है और अंदर से भी दिल के आकार का, लेकिन इस दिल में सिर्फ स्पष्ट रूप से एक ही दिल है। ये स्पष्ट रूप से नकली है। काले पिल्ले की डिटेल सुनकर सुनो संत के हाव भाव बदल गए। समर ने भी उसे हैरान होकर देखा तो उसे पता चल गया कि यह फ्रोजन हार्ट निश्चित रूप से नकली था। इससे समर को बड़ा गुस्सा आ रहा था। समर ने गुस्से में सनो संत पर चिल्लाकर कहा, तुम धोखेबाज औरत, नकली फ्रोजन हार्ट के साथ मुझसे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर रही थी? तुम्हारा सुंदर रूप तुम्हारे बदसूरत दिल को नहीं छिपा सकता। समर की तंज भरी बात को सुनकर सुनो संत गुस्से में हो गई। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कहने की? लगता है तुम मौत चाहते हो। सुनो संत ने अपना दाहिना हाथ लहरा दिया, जिससे एक विशाल बर्फ का ब्लेड बन गया। वो समर पर टूट पड़ी। आगे से समर ने एक ही मुक्का मारकर उस ब्लेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए। समर ने उसकी ताकत से हैरान होकर कहा, ओह, आज मैं एम्परर किंगडम लेवल की टॉप स्टेज की फाइटर। सुनो संत सचमुच में पावरफुल थी। वो 70,000 किलोग्राम की पावर के साथ टॉप स्टेज पर थी। तभी सनो संत ने अहंकार से कहा, हाँ, तुम सिर्फ आत्म एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर हो। तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। उसकी बात को सुनकर समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम किस पे लेवल पर हो? मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। और यह कहकर समर ने अपने छिपे हुए कार्ड का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। तभी उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली। गोल्डन प्रकाश तलवार अत्यंत तेज थी। तभी सनो संत ने अपना दाहिना पैर हल्के से जमीन पर मारा और उसका शरीर बिजली की तरफ बाईं तरफ चला गया, जिससे वो तुरंत हमले से बच गई। उसकी स्पीड को देखकर समर चौंक गया। जब से उसने ये तकनीक सीखी थी, उसे कोई नहीं हरा सका था, लेकिन सनो संत ने आसानी से उसे हरा दिया। सनो संत की तकनीक बड़ी तेज थी और समर की गोल्डन प्रकाश तलवार 1000 स्टाप्स के बराबर खड़ी थी। समर जानता था कि उसे सनो संत को कम आके लिया था। सनो संत ने चिल्लाकर कहा, बर्फीली जेट बांसुरी, और अपने हाथों से एक 50 सेंटीमीटर लंबी बांसुरी निकाल ली। ये एक स्पिरिचुअल उपकरण थी। सनो संत ने बांसुरी को एक सुंदर धुन बजाई। संगीत अत्यंत सुंदर और मार्मिक था, लेकिन इसे ह्यूमन हार्ट को कंट्रोल करने की पावर थी। जैसे इसने समर के दिमाग में प्रवेश किया, उसने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। समर की व्यक्ति सदमे में बदल गई। वो विरोध करने लगा, लेकिन तभी फायर ड्रैगन ने उसके मन में कहा, जूनियर, वापस मत लड़ो। दिखावा करो कि तुम सनो संत द्वारा कंट्रोल कर गए, फिर फ्रोजन हार्ट को चुराने के लिए उसके पास जाओ। यह तुम्हारे साथ हूं, इसलिए चिंता मत करो। समर को फायर ड्रैगन का विचार पसंद आया। सनो संत बड़ी पावरफुल थी, इसलिए उसके कंट्रोल में होने का नाटक करना बढ़िया विचार था। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छोड़ दिया, बांसुरी की धुन को उस पर कंट्रोल करने दिया, जबकि फायर ड्रैगन की आत्मा उसके मन के सबसे गहरे कोने में उसकी रक्षा के लिए मौजूद थी। तभी समर की आंखें खाली हो गई। वो भाव शून्य भाव से आगे बढ़ता रहा। उसको ऐसे कंट्रोल में आता देखकर सनो संत ने खुश होकर मुस्कुराकर समर को ऑर्डर देकर कहा, आओ, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। समर भाव शून्य से आगे बढ़ा और उसने एक नौकर की तरह अत्यंत सम्मान के साथ सनो संत को एक कप चाय बनाई। वहीं समर को ऐसे कंट्रोल में काम करता देखकर काले पिल्ले को सदमा लग गया। उसने हैरान होकर कहा, अरे नहीं,
समर इस महिला के कंट्रोल में आ गया है। उसके पास खड़े आकाश पक्षी सांप ने धीरे से कहा, ये चूंकि समर को वश में कर लिया गया है, चलो हम भाग चलते हैं। उसके डांट सुनकर आकाश पक्षी सांप ने शर्म में अपना सिर हिला लिया, और लेकिन तभी काले पिल्ले ने अचानक कहा, छोटे सांप, मुझे लगता है कि तुम सही हो। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि ये राक्षसी औरत बहुत पावरफुल है। अगर हम यहीं रहे तो मारे जाएंगे। तभी उनके बगल में खड़े फायर शैडो किंग ने मन में सोचा, ये काला पिल्ला भयानक है। अभी तो ये सांप को भगाने के लिए डांट रहा था, लेकिन अब ये सांप से भी तेज भागना चाहता है। वही समर अंदर गुस्से में था और काला पिल्ला सांप उसे छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि सनो संत सचमुच पावरफुल है। तभी फायर शैडो किंग ने सनो संत से कहा, मेरे मास्टर को छोड़ दो। सनो संत ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ये काला पिल्ला और सांप दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन तुम एक शैडो अपने मास्टर को बचाना चाहते हो। तभी फायर शैडो किंग को अपना मुंह खोल लिया। सनो संत की तरफ लाल लो की एक किरण उगलती। आगे से सनो संत ने अपने दाहिने हाथ की हल्की सी पहुंच से लाइफ एलिमेंट को एक विशाल हथेली में संगठित किया, जिसने एक ही झटके में ज्वाला को बुझा दिया। सनो संत ने ठंडे से मुस्कान के साथ फायर शैडो किंग से कहा, शैडो तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन इतना कहते ही फायर शैडो किंग सनो संत पर टूट पड़ा। इस बार सनो संत ने एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई, लेकिन उसके बगल में खड़े सनो किंग ने बीच में ही उसे टोक दिया। सनो किंग ने अपनी हथेलियों से फायर शैडो किंग को जमीन पर पटक दिया और उसे रस्सी से बांध दिया। सनो किंग ने मुड़कर सनो संत के बड़े सम्मान से पूछा, संत हमें इस शैडो के साथ क्या करना चाहिए। सनो संत ने ठंडे स्वर में कहा, इसे 2 दिन तक अच्छे से खिला पिलाकर मोटा करो, फिर हम रात के खाने में इसका बारबेक्यू बनाएंगे। वहीं सनो संत के क्रूर शब्द सुनकर काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप के चेहरे पीले पड़ गए। वो तुरंत भागने के लिए मुड़ गए, लेकिन तभी सनो संत जोर से चिल्लाई, आत्म एम्पर प्रकाश किंगडम, और उसने अपना किंगडम एक्टिवेट कर दिया। सबको वहीं पर फंसा लिया था। सनो संत ने उन्हें भी बांध लिया, सनो किंग को सौंप दिया। सनो संत ने मुस्कुराकर ठंडे स्वर में सनो किंग से कहा, इस कुत्ते और सांप को भी मोटा करने के लिए ले जाओ। रात के डिनर में कुत्ते का स्टू और सांप की कबाब बनाएंगे। उसकी बात को सुनकर काले पिल्ले के मन में उसने कोस कर कहा, ये औरत इतनी खूबसूरत होते हुए भी इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है। वो अपने दादाजी कुत्ते को खाना चाहती है। तभी सामने बैठी सनो संत वहीं खड़ी हुई, समर को अपने महल में ले गई। वो महल में पहुंचते ही सनो संत ने समर की साफ सफाई का ऑर्डर करने दिया, वही इंसल्ट कर सके। वहीं समर ने सम्मान का दिखावा किया और झाड़ू से फर्श साफ कर दिया। तभी सनो किंग ने एक कोड़ा निकाला और जोर से हिलाया। समर को कोड़े मारे, जिससे समर के शरीर पर निशान पड़ गए। समर अंदर से गुस्से में था, लेकिन उसने फ्रोजन हार्ट को हासिल करने का जवाबी हमला नहीं किया। ऐसे ही रात हो गई। सनो संत ने थकने तक समर को कोड़े मारे और फिर सोने के लिए अपने कमरे में लौट गई। उसके कमरे को पहाड़ पहरा समर ही दे रहा था। सब कुछ समर के प्लान के हिसाब से हो रहा था। आधी रात को जब सनो संत सो चुकी थी, तभी समर सावधानी पूर्वक कमरे में घुस गया। समर ने ठंडे स्वर में व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, धिक्कार है तुम जैसी औरत, तुमने न सिर्फ मुझे ऑर्डर दिया, बल्कि मुझे कोड़े भी मारे। रुको, मैं तुम्हारे इसकी सजा जरूर दूंगा। समर ने सनो संत को बेड साइड टेबल पर फ्रोजन हार्ट दिखाई दिया। समर की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने खुश होकर कहा, ये शापित औरत अंततः गहरी नींद में सो गई। फ्रोजन हार्ट भी मुझे मिल गया। जैसे ही समर ने फ्रोजन हार्ट को छुआ, सनो संत ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, पूरी तरह से जाग गई। सनो संत ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, तुम फ्रोजन हार्ट को चुराना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और उसने फ्रोजन हार्ट को अपनी छाती में लगा लिया। उसको जागते देखकर समर ने हैरान होकर कहा, अरे तुम जाग कैसे गई हो। सनो संत ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, मैंने इस कमरे में एक छोटा सा मंत्र स्थापित किया था, इसलिए जैसे ही कोई इस कमरे में आएगा मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद समर ने देखा कि दरवाजे पर एक छोटा सा मंत्र लगा था, जिस पर पहले ही उसकी नजर नहीं गई। फिर भी समर ने ठंडे स्वर में कहा, बदसूरत औरत, फ्रोजन हार्ट मुझे सौंप दो। वहीं सनो संत को समर द्वारा बदसूरत कहे जाने पर उसे फिर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम मौत को दावत दे रहे हो। और वो समर पर टूट पड़ी। समर ने तुरंत अपने स्ट्रैंगल हेल फिस्ट का इस्तेमाल किया, जिससे एक विशाल मुक्का बन गया जो सनो संत की हथेली से जा टकराया। उसने समर को 2 कदम पीछे धकेल दिया। सनो संत सचमुच में बहुत पावरफुल थी। सनो संत ने जेड बांसुरी फिर से निकाली।
समर को फिर से वश में करने के लिए एक सुंदर धुन बजाई। हालांकि फायर ड्रैगन को स्पिरिचुअल एनर्जी ने बांसुरी की धुन को निगल लिया। इसके बाद फायर ड्रैगन की आत्मा के अवशेष ने चिल्लाकर कहा, राक्षसी ड्रैगन सुई, और उसने एक लाल ड्रैगन सुई उगल दी जो सुनो संत के दिमाग में घुस गई और उसे वहीं जकड़ लिया। इसके बाद फायर ड्रैगन की आत्मा ने समर से कहा, जूनियर, ये सुनो संत बहुत पावरफुल है, मैं इसे सिर्फ आधे घंटे के लिए पंगु बना सकता हूँ, तुम्हें अब फ्रोजन हार्ट को लेना होगा। उसके बात को सुनकर समर को याद आया कि तीसरी प्रिंसेस को 1 घंटे के लिए पंगु बनाया गया था, लेकिन सनो संत को सिर्फ आधे घंटे का समय के लिए पंगु बना सकता था। समर जानता था कि समय कीमती है। वो जल्दी से सनो संत के पास गया, फ्रोजन हार्ट को उठाया और अपनी डायमेंशंस अंगूठी में डाल दिया। इसके बाद समर ने कोड़ा उठाया, सनो संत पर कई बार वार किए और कहा, मुझे इस औरत को सजा देनी ही पड़ेगी। कोड़े ने सनो संत पर जोर से प्रहार किया और दर्द से करहा उठी। सनो संत ने दर्द से चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुमने मुझे कोड़े से मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। लेकिन समर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने सनो संत के शरीर पर कई कोड़े मारे, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। अंत में सनो संत क्रोध से पीड़ा में बेहोश हो गई, लेकिन अगले ही पल वो ठिठक गया। उसने सनो संत के बिलेवल के नीचे एक लाल बॉक्स देखा। समर ने जल्दी से वो लाल बॉक्स खोला और उसे एक लाल फल दिखाई दिया। ये आत्म एम्परर का स्पिरिचुअल फल था। समर इस फल को देखकर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, आत्म एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल फल? क्या वास्तव में एम्परर लेवल का स्पिरिचुअल फल है? समर जानता था कि अगर वो इस फल को खा लेगा तो उसे आत्म एम्परर लेवल के आगे लेवल में पहुंचने में मदद मिलेगी। और ये ख्याल आते ही समर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस फल को अपने मुंह में भर लिया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। आत्म एम्परर स्पिरिचुअल फल इंपोर्टेंट सार से एक बड़े द्रव्यमान में बदल गया। स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी के साथ समर के डेंटियन में लगातार बह गया। समर के डेंटियन में हर कोना लाइफ एलिमेंट से भरा हुआ था। विशाल इंपोर्टेंट सार के अवशेषण से समर के डेंटियन में परिवर्तन के अलावा उसकी आत्मा का नाभिक भी टूटने लगा। एम्परर किंगडम लेवल में पहुंचने के लिए आत्मा नाभिक को तोड़ना और फिर से सुधारना था। टूटा हुआ स्पिरिट न्यूक्लियस भारी मात्रा में लाइफ एलिमेंट सोखने के बाद फिर से संगठित हुआ। अब सुधरा गया स्पिरिट न्यूक्लियस चांदी का था। यह धीरे धीरे चावल के दाने के आकार से बढ़कर एक अंडे के आकार का हो गया। समर ने खुशी से खड़ा होकर कहा, मैं आत्म एम्परर किंगडम लेवल के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच गया हूं। और उसने अपने शरीर के अंदर ग्रेट एनर्जी को महसूस किया। समर ने सनो संत द्वारा छोड़े गए एम्परर लेवल के स्पिरिचुअल फल की मदद से उस मुकाम को हासिल कर लिया था। अब समर यह देखना चाहता था कि अब आगे कैसे कैसे वो लोगों को हराएगा। तभी उसने सनो संत को देखा, फ्रोजन हार्ट ले लिया और महल की जेल से तरफ चला गया। उसने जेल के अंदर स्नो किंग फायर शैडो किंग को कोड़े मार रहा था। वहीं कोने में बैठा काला पीला और आकाश बख्शी सांप भी सनो संत के आध्यात्मिक रस्से से बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर पर भी स्नो किंग के लोहे के चाबुक के निशान थे। जब समर जेल के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने 2 स्नोमैन गार्डों को हल्के से थप्पड़ से बेहोश कर दिया। समर ने जेल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। समर ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, धिक्कार है, ये कौन है जो फायर शैडो किंग को मार रहा है? और यह कहकर वो टॉर्चर रूम की तरफ भागा। जैसे वो जेल की गहराई में पहुंचा उसने देखा स्नो किंग फायर शैडो किंग को कोड़े मार रहा था। समर ने बर्फीली आंखों के साथ ठंडे मुस्कान के साथ कहा, स्नो किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फायर शैडो किंग को कोड़े मारने की? स्नो किंग सदमे में घूम गया। उसने हकला कर कहा, तुम कैसे बच गए? स्नो किंग जानता था कि समर स्नो संत के बांसुरी के वश में था और वो कैसे यहां पर आ सकता था। तभी आगे से समर ने ठंडे मुस्कान के साथ स्नो किंग की तरफ चलते कर कहा, तुम्हें लगता है कि स्नो संत की जेड बांसुरी मुझे नियंत्रित कर सकती है? सपने मत देखो, तुमने मेरे आदमी को मारने की हिम्मत की, इसलिए मुझे आखिरकार तुम्हें दंडित करना ही पड़ेगा। उसकी धमकी को सुनकर स्नो किंग भागने के प्रयास में बवंडर की तरह आगे बढ़ा, लेकिन तभी समर ने ड्रैगन थाउजेंड स्टेप का तकनीक का इस्तेमाल किया और उसका रास्ता रोक दिया। समर ने आंखों में उपहास के भाव से ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम भाग सकती हो? वहीं अपने रास्ते में समर को खड़ा देखकर स्नो किंग को लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी उसने एक विशाल ब्लेड से अपनी हथेली समर की तरफ घुमा दी। उसके वार को देखकर समर ने अपने दाहिने हाथ में अचानक एक बवंडर सा उठा लिया और उसकी हथेली को चकनाचूर कर दिया। स्नो किंग हवा में उड़ता हुआ
जमीन पर गिर पड़ा और सफेद रंग का खून उगलने लगा। तभी समर ने स्नो किंग का गला पकड़ा और फिर उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद समर ने लोहे का कोड़ा लिया और स्नो किंग का शरीर पर दे मारा, जिसे कई दर्जन घाव हो गए। समर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो अपने साथियों का बदला ले रहा था। समर ने उसको इतना मारा कि वो दर्द और खून बहने से बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद समर जल्दी से फायर शैडो किंग के पास गया और उसने अपनी रेड फायर तलवार से उसे बांधने वाली आध्यात्मिक रस्सी को काट दिया और उसे मुक्त कर दिया। तभी काले पिल्ले ने समर को अपनी मदद के लिए पुकार कर कहा, समर यहाँ और मेरी रस्सी भी काट दो यार। वहीं उसकी रिक्वेस्ट को सुनकर समर ने बोहे चढ़ाकर कहा, छोटे पीले, जब मैं पकड़ा गया था तुम ही सबसे पहले बचने की और मुझे मुसीबत में छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जैसे धोखेबाज को बचाना चाहिए? लेकिन तभी काले पिल्ले को एहसास हुआ कि समर नाटक कर रहा है। काला पिल्ले ने अपनी पूंछ हिलाकर कहा, समर ये सब उस सांप की गलती थी। उसने ही मुझे भड़काने की कोशिश की। वो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मेरी नाक बहुत तेज है और मैं तुम्हारे लिए और भी उपयोगी चीजें ढूंढ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर समर को लगा कि काले पिल्ले की नाक अभी भी उपयोगी है। समर को लगा कि उसकी नाक बड़ी उपयोगी है, तो उसने उसे भी बचा लिया। तभी सांप ने जल्दी से कहा, समर मुझे भी बचा लो। मैं भी तो काम आ सकता हूँ। मैं समुद्र में 10,000 मीटर तक गोता लगा सकता हूँ। आइस ड्रैगन ब्लड को ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। समर को लगा कि आइस ड्रैगन ब्लड को ढूंढने के लिए आकाश बख्शी सांप के हुनर का काम आ सकता है। इसलिए समर ने उसे भी मुक्त कर दिया। समर तीनों को महल से बाहर ले गया। वो तेजी से जंगल से बाहर निकले और वहां से शैडो ग्रुप टीम उनका इंतजार करते हुए मिली। तभी मोंक ने समर को देखकर पूछा, बॉस क्या आपको फ्रोजन हार्ट मिल गया? समर ने जवाब में उसे सीधे फ्रोजन हार्ट ही दिखा दिया। इसके बाद समर ने मुस्कुराकर वहां से सभी को दूर ले गया। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक तेज बौंडर ने उस प्राचीन जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। समर तुरंत सभी को एक गुफा में छिपने के लिए ले गया। समर गुफा में प्रवेश द्वार पर पहुंचा। तभी समर को गोल्डन प्रकाश तलवार की दूसरी तलवार तकनीक गोल्डन प्रकाश बवंडर याद आ गई। समर ने तुरंत इस तकनीक की प्रैक्टिस शुरू कर दी। गोल्डन प्रकाश तलवार बाएं से दाएं एक चक्कर लगाता हुआ बना और विशाल तलवार एनर्जी बॉन्डर में बदल गया। 2 घंटे बाद समर ने गोल्डन प्रकाश बॉन्डर तकनीक में महारत हासिल कर ली। इसके बाद समर गुफा से बाहर निकला और उसको फ्रोजन हार्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया, क्योंकि वो बर्फीले तूफान को रोक सकता था। तभी उन लोगों को दूर से अचानक एक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज ने हंसकर कहा, कौन जानता था कि फ्रोजन हार्ट तुम्हारे हाथों में आ सकते हैं। तुम वास्तव में एक निरर्थक खोज में लोहे के जूते पहन सकते हो और फिर संयोग से तुम वो पा भी सकते हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए ये चुपचाप मुझे सौंप दो। तभी ऋषिकांत हवा में उड़कर उसके सामने उतरा। समर ने तुरंत फ्रोजन हार्ट को अपनी डायमेंशंस अंगूठी में छिपा लिया। इसके बाद समर ने अपने होठों को मोड़कर कहा, दिन में सपने मत देखो। अगर हिम्मत है तो आओ और इसके लिए मुझसे फाइट करो। उसकी बात सुनकर ऋषिकांत खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ गुस्से में भर गया। समर पर आक्रामक रूप से अपनी तलवार से वार करने के लिए आगे बढ़ गया। उसको अपनी तरफ आता देखकर समर ने जोर से चिल्लाकर कहा, गोल्डन प्रकाश बवंडर। उसने तुरंत अपनी गोल्डन प्रकाश की दूसरी तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। तभी तलवार की एनर्जी से बना एक बवंडर अविश्वसनीय तीक्ष्ण के साथ ऋषिकांत की तलवार एनर्जी पर टूट गया, उसे चकनाचूर कर दिया। समर की ताकत देखकर ऋषिकांत को गहरा सदमा लगा। तभी समर ने अपनी फिर से गोल्डन प्रकाश बवंडर को एक्टिवेट किया और तूफान ऋषिकांत पर टूट पड़ा। गोल्डन प्रकाश तलवार की एनर्जी इतनी भयानक थी कि ऋषिकांत की बांह पर एक घाव छोड़ दिया। हिम पर्वत सेक्ट के फॉलोअर्स ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हैरान होकर कहा, अरे सेक्ट मास्टर घायल हो गए, ये कैसे संभव हो सकता है? वहीं ऋषिकांत ने गुस्से में समर पर चिल्लाकर कहा, समर तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे की? आगे से समर ने भी ठंडे से मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ तुम्हें घायल करूंगा बल्कि तुम्हें मार दूंगा। वे कहकर समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स का इस्तेमाल किया और लगातार ऋषिकांत पर कई बार वार किए। समर ने अपनी तलवार अपने दाहिने हाथ में ली और उसने अपने बाएं हाथ से कोंकरर फिंगर तकनीक का इस्तेमाल करके ऋषिकांत पर हमला कर दिया। एक हरे रंग की रोशनी उस पर फेंक दी, जिससे वो सीधे फट गई और भारी मात्रा में खून बह निकला। तभी समर ने ऋषिकांत की कमजोरी का फायदा उठाया। समर ने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार फिर से लहरा दी, ऋषिकांत के सिर की तरफ वार कर दिया। हिम पर्वत सेक्ट के सेक्ट मास्टर का सिर शरीर से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया था।
हिम पर्वत सेक्ट मास्टर की मौत हो चुकी थी। ऋषिकांत की मौत के आसपास के फॉलोअर्स स्तब्ध रह गए, डरकर भागने लगे। वहीं समर ऋषिकांत की लाश के पास गया और उसने उसकी तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे एक तलवार, तकनीक स्क्रोल, एक अमृत, 3 एम्परर लेवल राक्षसी नाभिक मिले। समर ने स्काई क्विक तलवार तकनीक बोल्डमैन को सौंप दी। अमृत शैडो ग्रुप टीम के बाकी सदस्यों में बांट दिए। शैडो ग्रुप टीम द्वारा अमृत अवशोषित करने पर उनकी शक्तियां बढ़ी और सभी स्वर्गीय आत्म किंगडम लेवल में पहुंच गए। समर खुश था कि उसके जीवन मरण के साथ ही अब और पावरफुल हो गए हैं। वो सीधे तौर पर समर की मदद ही होने वाली थी। इसके बाद समर ने ऋषिकांत से प्राप्त 3 एम्परर लेवल के राक्षसी नाभिक को काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप, फायर शैडो किंग के बीच में बांट दिया। काला पिल्ला और आकाश बख्शी सांप उसे किंगडम पर बने रहे, लेकिन उनकी शक्ति बढ़ गई। लेकिन फायर शैडो किंग एम्परर लेवल के राक्षसी नाभिक के साथ आत्म एम्परर किंगडम लेवल के पहले स्टेज पर पहुंच गया था। सबको चीजें बांटने के बाद समर ने मुस्कुराकर कहा, अब जब सभी ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो चलो अब यहां से चलते हैं। वापस आते समय समर की मुलाकात बर्फ किंग सेक्ट के संत निष्का और सेक्ट के कुछ सदस्यों से हुई। निष्का ने समर के पास फ्रोजन हार्ट की उपस्थिति महसूस कर ली। तभी निष्का ने ठंडे चेहरे के साथ समर को धमकी देकर कहा, समर, क्या तुम्हारे पास फ्रोजन हार्ट है? अगर है तो चुपचाप मुझे दे दो। समर ने अपना सिर ना में हिला दिया और उसकी बात का जवाब देकर कहा, फ्रोजन हार्ट तो स्नो किंग ने चुरा लिया, फिर वो मेरे पास कैसे हो सकता है? उसके बाद सुनकर निक्षा ने कहा, समर, दिखावा बंद करो। मैंने पहले ही तुम्हारे पास एनर्जी को महसूस किया है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। वहीं जब समर ने देखा कि निष्का उसे ऐसे पीछे छोड़ने वाली नहीं, तो उसने उसको निपटाने का फैसला कर लिया। समर एक बाउंडर की तरह निष्का के सामने आया, अपनी हथेली आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ की आवाज साफ थी। निष्का के चेहरे पर 5 उंगलियों के चटक लाल निशान छप गए। उसकी बर्फ जैसी सफेद त्वचा से बिल्कुल अलग थे। निष्का चेहरा अचानक सूज का डिनर रोल जैसा हो गया। बर्फ किंग सेक्ट की महिला सदस्य भी चौंक गई थी जब समर को निष्का ने थप्पड़ मारा। वहीं निष्का ने गुस्से में समर पर चिल्लाकर कहा, समर, तुमने मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत कैसे की? तुम बेवकूफ हो। निष्का के गुस्से के जवाब में समर ने फिर से अपना हाथ उठाया और उसके दाहिने गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। समर ने दर्जन भर थप्पड़ों की बौछार कर दी। निष्का का चेहरा डिनर रोल जितना और ज्यादा सूज गया, जिसकी वजह से निष्का गुस्से से भर गई, लेकिन समर पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वहीं समर ने जब उसकी आंखों में गुस्सा देखा तो उसने फिर से थप्पड़ मारा। समर उसको थप्पड़ मार ही रहा था, तभी बर्फ किंग सेक्ट की सेक्ट मास्टर नैना वहां आ गई। नैना आत्म एम्परर किंगडम के मिड स्टेज की फाइटर थी। निष्का ने जब नैना को देखा तो उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, मास्टर, प्लीज मुझे बचाइए। उसकी बात सुनकर नैना ने अपनी खूबसूरत आंखों से समर को ठंडी निगाहों से देखा और कहा, समर, तुमने मेरे स्टूडेंट्स को मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? तब इस समर ने निष्का की गर्दन पर अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार रखकर नैना को धमकी देकर कहा, आगे मत बढ़ना। जब तक मैं इन हिम पर्वतों से बाहर नहीं निकल जाता, जब तक तुम्हारी स्टूडेंट्स मेरे पास बंदी बनकर रहेगी, मैं यहां से बाहर निकलते ही उसे छोड़ दूंगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो मैं उसे मार डालूंगा। समर की धमकी सुनकर नैना ने एक पल रुककर सोचा और फिर समर की बातों के साथ सहमति जताकर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, जब तक आप मेरे स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक मैं तुम पर हमला नहीं करूंगी। उसकी बात को सुनकर समर ने उससे पक्का वादा लेकर कहा, नहीं, पहले वादा करो। हम सभी बिना किसी खरोंच के बड़े बर्फ के पहाड़ को छोड़ सकते हैं। अगर तुम वादा करती हो, मैं निष्का को पहाड़ के नीचे सही सलामत छोड़ दूंगा। नैना ने तुरंत उसकी बात में सहमति जता दी। लेकिन जैसे ही समर का ग्रुप नैना के पास से गुजरा, नैना अचानक बढ़ी और उसने एलिस पर हमला कर दिया। नैना बहुत चतुर थी। उसने समर के बजाय उसके साथी को निशाना बनाया। नैना ने एलिस की गर्दन पकड़ ली। एलिस की गर्दन पकड़ता नैना ने ठंडे भाव से धमकी देकर कहा, समर, तुम्हारी एक साथी मेरे कब्जे में है। अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो निष्का को छोड़ दो। उसकी धमकी को सुनकर समर का हाव भाव बदल गया। उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तों से सहमत हूं। तुम उधर से एलिस को छोड़ो, मैं इधर से निष्का को छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर नैना ने उधर एलिस को समर की तरफ धक्का दे दिया और इधर से समर ने निष्का को नैना की तरफ भेज दिया। लेकिन जैसे वो दोनों एक दूसरे के पास से गुजरी, वैसे ही निष्का ने एलिस की छाती पर वार कर दिया। एलिस बुरी तरह से घायल हो गई। समर ने तुरंत अपनी
आगे बढ़कर जल्दी से एलिस को पकड़ लिया और उसे ठीक होने में मदद करने के लिए उसके शरीर में अपना इंपॉर्टेंट सार स्थानांतरित कर दिया। समर ने एलिस को संभालने के बाद जैसे ही घूमकर नैना की तरफ देखा, तभी नैना तलवार लेकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। समर ने उसको देखते ही अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाली, नैना की लंबी तलवार की तरफ बढ़ा दी। दोनों तलवारें आपस में टकराई और इस टक्कर में समर को एक कदम पीछे हटना पड़ा। नैना को झटका लगा, वो भी एक कदम पीछे हट गई। समर ने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। इस बार समर ने गोल्डन प्रकाश तलवार की पहली तकनीक का इस्तेमाल करके चिल्लाकर कहा, आकाश में विचरण करने वाली गोल्डन प्रकाश। उसके हमले को देखकर ही आगे से नैना भी जोर से चिल्लाई, बर्फीली तलवार तकनीक। दोनों ने एक साथ हमला कर दिया। हालांकि गोल्डन प्रकाश तलवार की गोल्डन तलवार एनर्जी ने बर्फीले स्तंभ को एक ही झटके में चकनाचूर कर दिया, नैना को 4-5 फीट पीछे धकेल दिया। तभी एक पल की देरी न करते हुए समर ने अपने कलाई के एक झटके से दूसरी गोल्डन तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके चिल्लाकर कहा, गोल्डन प्रकाश बवंडर, और नैना की तरफ घुमा दिया। गोल्डन प्रकाश तलवार की एनर्जी का तूफान बर्फ के पहाड़ से टकराया और तभी दरारों का एक मकड़ी का जाला बन गया, फिर फटकर गायब हो गया। इससे नैना का शरीर दूर उड़ गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भयंकर रूप से डैमेज हो गए। इसके बाद समर ने ड्रैगन 1000 स्टेप्स तकनीक एक्टिवेट की, एक बाउंडर में परिवर्तित हो गया और नैना के सामने पहुंच गया। समर ने जल्दी से ठंडे मुस्कान के साथ उससे पूछा, अब बताओ कि तुम मरना चाहती हो जीना? समर ने लंबे तलवार के थोड़ा आगे की तरफ उसे भोंक दिया। उसके गर्दन पर एक छोटा सा घाव हो गया। नैना ने अभी कोई जवाब नहीं दिया था, तभी समर ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरी सेवक बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। समर जानता था कि नैना को मारना बेकार था, क्योंकि उसके पास अपने सेक्ट में ढेर सारे खजाने होंगे, इसलिए समर उसे वश में करना चाहता था। तभी उसकी बात का जवाब देकर नैना ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी सेवक बनने के लिए तैयार हूं। अपनी जिंदगी बचाने के लिए नैना ने अपना गौरव और सम्मान सब कुछ त्याग दिया। वहीं उसका फैसला सुनकर बर्फ किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स के चेहरे सदमे से पीले पड़ गए। तभी समर ने नैना की तरफ देखकर कहा, नैना, यहां तक मैं देख पा रहा हूं तुमने बर्फ सिर्फ साधना तकनीक में ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में बर्फ का जहर तुम्हारे शरीर में इकट्ठा कर लिया गया, जो तुम्हें उच्च लेवल पर पहुंचने से रोक रहा है। मैं तुम्हारे शरीर से बर्फ के जहर को घोलने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। समर की बात सुनते ही नैना का सुंदर सा चेहरा उलझन में पड़ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि समर एक ही नजर में उसके जहर के बारे में कैसे पता कर सकता है। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। तभी उसकी उलझन को इग्नोर करते हुए समर ने उसके पास खड़ी निष्का की तरफ देखकर व्यंग करके कहा, निष्का, तुम्हारी मास्टर अब मेरी सेवक है, इसलिए अब तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए, मेरा सेवक बन जाना चाहिए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। समर की बात सुनते ही निष्का के चेहरे के भाव बदल गए। वो जानती थी कि अगर उसने इनकार किया तो आज उसकी मौत पक्की है। निष्का की अभिव्यक्ति जटिल दिखाई दी। उसने धीरे से खुद से ही कहा, मास्टर समर की आज्ञा का पालन कर रही है, इसे मुझे भी करनी ही पड़ेगी। ये सोचकर निष्का ने समर के सामने आकर सम्मान में सिर झुकाकर कहा, मैं निष्का अपने मास्टर का अभिवादन करती हूँ। इसके बाद समर ने मुस्कुराते हुए नैना के घावों का इलाज किया और उसका इलाज करने के बाद नैना को ऑर्डर देकर कहा, अब मुझे बर्फ किंग सेक्ट में ले चलो और मुझे अपने सेक्ट द्वारा इकट्ठा किए गए खजाने दे दो। नैना अनिच्छा से भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि ये खजाने हजारों सालों से इकट्ठा किए गए थे। लेकिन तभी समर ने मुस्कुरा कर कहा, जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। नैना के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो चुपचाप आगे चल पड़े और उसका मार्गदर्शन करने लगी। उसके मार्गदर्शन में समर बर्फ किंग सेक्ट में पहुंच गया। तब इस सेक्ट के इंटरनल स्टूडेंट्स ने जब समर को देखा तो उन्होंने आश्चर्य से चर्चा की, लेकिन नैना ने उन्हें ठंडे निगाहों से देखकर कहा, चुप रहो। इसके बाद नैना समर को एक विशाल तहखाने में ले गई, जहां खजाना छिपा था। समर खजाने की प्रचुरता देखकर दंग रह गया। उसमें सैकड़ों आत्म साधना ट्रेनिंग तकनीक, गोलियां, स्पिरिचुअल जड़ी बूटी, स्पिरिचुअल फल और स्पिरिचुअल हथियार थे। समर ने शैडो ग्रुप टीम से खजाने चुनने के लिए कहा। उन्होंने 2 तकनीक और 2 स्पिरिचुअल हथियार चुने। इसके बाद समर ने एम्परर लेवल की स्पिरिचुअल जड़ी बूटी और फलों को देखकर धीरे से कहा, बर्फ किंग जड़ी बूटी, बर्फीले किंग फल। समर ने इन सभी को ले लिया, अपने डायमेंशंस अंगूठी में रखा, कुछ स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों को अपने एक छुपे हुए कमरे में ले गया। वहीं उसके पास खड़ी नैना की आंखें आश्चर्य से भर गई।
जब उसने देखा कि समर स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों को एक छुपे हुए कमरे में ले गया। कमरे के अंदर समर ने गोल्डन अल्केमी भट्टी ली और स्पिरिचुअल जड़ी बूटियों से फलों को डालकर शोधन प्रक्रिया शुरू कर दी। समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला से भट्टी को गर्म किया। आधे घंटे बाद समर ने भट्टी से 3 लाल गोलियां निकाली, जो एम्परल लेवल की गोलियां थी। इसके बाद समर ने एक गोली नैना को देकर कहा, तुम्हारे शरीर में ज्यादा जहरीली बर्फी एनर्जी जमा हो गई। ये एम्परल लेवल की गोली इसका समाधान कर सकती है। नैना ने गोली ली और खुशी से उसके लाल होठों के अंदर गोली चली गई। फायर एनर्जी का एक ग्रुप उसके अंगों और नसों में पहुंचा। उसने जहरीली ठंडी एनर्जी को खत्म कर दिया और उसे एक हल्का सन महसूस हो गया। तभी समर नैना के पीछे गया। उसने अपनी पीठ पर हाथ दबाकर उसके शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट सार स्थानांतरित करने लगा। तभी नैना का सुंदर चेहरा अजीब तरीके से लाल हो गया। उसे हल्की सी शर्म भी आ रही थी। तभी समर ने उससे कहा, ध्यान मत भटकाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे लेवल को पार करने में मदद करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट सार तुम्हारे अंदर कर रहा हूं। और वो अपने काम में लग गया। नैना के शरीर में इंपॉर्टेंट सार को सोख लेने के बाद उसके स्पिरिचुअल नाभिक से एक तीसरा चिन्ह प्रकट किया। तभी समर ने उसको बधाई देकर कहा, बधाई हो, तुम आत्म एम्परर किंगडम के 3rd स्टेज में पहुंच गई हो। नैना कई सालों से दूसरे स्टेज यानी मिड स्टेज पर फंसी थी, इसलिए वो जब 3rd स्टेज यानी टॉप स्टेज पर पहुंची तो बड़ी खुश हो गई। उसने समर का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद समर ने 2 बची हुई गोलियों से एक काले पिल्ले को दे दी। समर जानता था कि टाइगर ग्रुप में स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए उसे काले पिल्ले की बढ़ी हुई पावर की जरूरत पड़ेगी। वहीं काले पिल्ले ने गोली लेकर समर का शुक्रिया अदा करके कहा, थैंक यू समर। इसके बाद समर ने आखिरी लेवल गोली को अपने मुंह में डाल लिया, जिसकी वजह से उसके पेट के चारों तरफ इंपॉर्टेंट सार घूमता रहा और उसके स्पिरिचुअल नाभिक पर 2 निशान बन गए। एम्परर लेवल की गोली की मदद से समर ने किंगडम के दूसरे स्टेज में अपनी एंट्री कर ली थी। अपने पावर को पूरी तरह से फील करने के बाद समर ने मुस्कुराते हुए नैना से कहा, नैना, तुम मेरे साथ टाइगर ग्रुप चलो। उसके बाद सुनकर नैना ने सहमति में सिर हिलाया। तुरंत उसके साथ टाइगर ग्रुप जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपने पीछे से निष्का को बर्फ किंग सेक्ट का ध्यान रखने और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे दी। इसके बाद समर, नैना, शैडो ग्रुप टीम, काले पिल्ले, आकाश बख्शी सांप के साथ बर्फ किंग सेक्ट से टाइगर ग्रुप की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। समर और उसकी टीम ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे। उन्हें हिम मानवों के एक ग्रुप ने घेर लिया और उनके पीछे सनो संत खड़ी थी, जो अपना बदला लेने आई थी। सनो संत ने समर को देखकर ठंडी हंसी हंसकर कहा, समर, तुम आज बर्फ के पहाड़ से जिंदा नहीं जा पाओगे। उसकी धमकी सुनकर समर उससे भी ज्यादा जोर से हंसा, क्योंकि वो भी अब आत्म के नम के 2nd स्टेज में पहुंच गया था। लेकिन समर ने फिर भी खुद कुछ नहीं किया और हल्के से मुस्कुराकर नैना को ऑर्डर देकर कहा, नैना, जाओ और उस औरत को हराओ, उसे बांधकर मेरे पास लेकर आओ। समर का ऑर्डर सुनकर नैना ने सम्मान से सिर हिलाकर कहा, जी मास्टर। नैना को अपनी तरफ आता देखकर सनो संत का सुंदर सा चेहरा संदिग्ध हो गया। उसने हैरान होकर पूछा, सनो संत, क्या तुम इसकी इसकी सेवक बन गई हो? तुम उस आदमी की बातें क्यों सुन रही हो? नैना ने लापरवाही से उसकी बात का जवाब देकर कहा, सुनो संत, अब ये मेरे मास्टर हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुम खुद को ही सजा दे लो, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, फिर बांध कर लेकर जाऊंगी। नैना की बात सुनकर सुनो संत के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से में हो गई। उसने अपने गुस्से में अपने दांत पीच कर कहा, नैना, हम दोनों आत्म एम्परर के 2nd स्टेज की फाइटर हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे हराओगे मुझे। आगे से नैना ने उपहास किया और एक पावरफुल एनर्जी बाहर निकालने लगी। उसकी इस पावरफुल एनर्जी को महसूस करके सनो संत हैरान रह गई। उसने धीरे से कहा, आत्म एम्परर किंगडम का 3रा स्टेज? तुम तीसरे स्टेज पर कैसे पहुंच गई नैना? आगे से नैना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपनी लंबी तलवार निकालकर सनो संत पर वार कर दिया। तलवार की एनर्जी ने एक विशाल बर्फ का टुकड़ा बनाया, जो सनो संत पर टूट पड़ा। सामने से सनो संत ने अपनी हथेली से बर्फ के पहाड़ का हमला रोक लिया, लेकिन बर्फ के पहाड़ के सीधे सनो संत की हथेली को तोड़ दिया और उसके शरीर से टकरा गया। सनो संत नैना का मुकाबला नहीं कर पाई। इसके बाद नैना सनो संत के सामने पहुंची। उसने एक स्पिरिचुअल रस्सी निकाली और उसे बांध दिया। उसको बांधने के बाद नैना ने सनो संत की तरफ इशारा करके समर से कहा, मास्टर, अब हम इस औरत के साथ क्या करें? तभी समर ने सनो संत की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रहा हूं।
पहला मेरी सेवक बन जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी बात को सुनकर सुनो संत का कोमल चेहरा बदल गया। उसने अपना सिर हिलाया और अहंकार से कहा, मेरे लिए तुम्हारे सेवक बनना बिल्कुल असंभव है। अच्छा होगा कि तुम मुझे मार डालो। समर की आंखों में ठंडे चमक आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम समर्पण नहीं करोगी तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहकर उसने अपनी गोल्डन प्रकाश तलवार निकाल दी। सुनो संत के दिल पर वार कर दिया। इस समय आदिम जंगल में एक बूढ़ी आवाज गूंजी। आवाज गूंजते ही उसने कहा, दोस्त अपनी तलवार थाम लो, इस बूढ़े आदमी को कुछ सम्मान दो, सुनो संत को जाने दो, क्या ये ठीक है? आवाज सुनकर समर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा कि आदिम जंगल में एक महान मास्टर है और अब वो आ गए हैं। आदिम जंगल से आए बूढ़ी आवाज ने समर को डरा दिया था। तभी एक विशालकाय बूढ़ा पेड़ जिस पर एक इंसानी चेहरा बना था उड़कर समर के सामने आया। यह मिलेनियम ट्री दानव था जो मानव रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, पीठ झुकी हुई, लेकिन उसका पूरा शरीर एक पावरफुल आभा उत्सर्जित कर रहा था। तभी मिलेनियम ट्री दानव को देखते ही डार्क नाइट एम्परर ने टेलीपैथी से समर के मन में कहा, छोटे ये दानव बहुत पावरफुल है। वो पहले ही आत्म हेवन एम्परर किंगडम के हाफ स्टेज पर है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सनो संत को जाने दो। डार्क नाइट एम्परर की बात सुनकर समर का चेहरा सदमे से पीला पड़ गया। आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज के फाइटर का संत और उसका मुकाबला नहीं कर सकता था समर। फिर भी समर ने डरकर अपनी शर्तें उसके सामने रखकर कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं सनो संत को जाने दूं, तो आपको हमें इस बर्फ के पर्वत से सुरक्षित रूप से जाने देना होगा। समर की शर्त सुनकर मिलेनियम ट्री दानव ने सिर हिलाया, तुरंत उसके साथ सहमत हो गया। समर ने भी तुरंत सनो संत को रिहा कर दिया। नैना और शैडो ग्रुप टीम के साथ वहां से चल पड़ा। उसके जाने के बाद सनो संत ने संदेह के साथ मिलेनियम ट्री दानव से पूछा, मिलेनियम ट्री दानव दादाजी, आप समर को क्यों नहीं मार देते? मिलेनियम ट्री दानव ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैंने अभी अभी समर को देखा। वो नियति का पात्र है। मुझे ये उसके स्वर्गीय सुरा से महसूस हुआ। तुम ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए, अन्यथा यह आपदा का कारण बनेगा। वहीं उधर मॉन्क ने समर से पूछा, बॉस, आपने उसको लड़के को क्यों जाने दिया? उसको मार देना चाहिए था। समर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मिलेनियम ट्री दानव एल्डर कोई नॉर्मल प्राणी नहीं है। वो आत्म हेवन किंगडम का स्टेज का हाफ फाइटर है, इसलिए हम सभी मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, पागल। इसके बाद समर ने अपनी टीम के साथ पहाड़ से बाहर निकल गया और टाइगर ग्रुप के लिए फ्लाइट ले ली। उसका अगला पड़ाव टाइगर ग्रुप था। वहां उसे स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ मिलना था। इसी समय टाइगर ग्रुप में अचानक एंशिएंट देवी देवताओं और उनके अवशेषों की प्रकट होने के हड़कंप मच गया। वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यूस, अपोलो, अथेना, एरेस, हेडेस के अवशेष एक एक करके प्रकट हो गए थे। होली सी पोप, हेवन गॉड अलायंस, यंग मास्टर ऑगस्टीन, 10 महान सेक्टों के सेक्ट मास्टर अधिकांश अवशेष और खजानों को सुरक्षित करने में सफल रहे। इस समय होली सी के सामने काले कवच पहने 2 फाइटर खड़े थे। तभी लाल लबादा पहने होली सी के 3 शाही कार्डिनलों में से एक अल जॉन और यंग मास्टर ऑगस्टीन अंदर दाखिल हुए। पोप अपने निवास स्थान हाई पेगोडा की 18वीं मंजिल पर खड़ा था। अल जॉन ने सम्मानपूर्वक कहा, पोप हाइनेस, मैंने अब आर्थ एम्परर किंगडम लेवल के सेकंड स्टेज तक प्रैक्टिस कर ली। अगर हम समर से फिर मिले तो मैं उसे एक थप्पड़ में मार सकता हूँ। उसकी बात सुनकर पोप ने अपने बेटे ऑगस्टीन से पूछा, ऑगस्टाइन, तुम क्या कर रहे हो? ऑगस्टीन ने जवाब देकर कहा, पोप हाइनेस, मैंने आत्म एम्परर किंगडम के थर्ड स्टेज पर अपनी पहुंच बना ली। मैंने प्रकाश के देवता बलदौर से प्रकाश की तलवार भी प्राप्त की। पिछली बार समर ने मेरी दुल्हन को छीन लिया, लेकिन अब मेरी ताकत बढ़ गई है। मैं उसे मार डालूंगा। पोप खुद भी युद्ध के देवता एरिस के आदेशों का पालन कर रहे थे। आत्म एम्परर किंगडम लेवल के 4 स्टेज पार कर चुके थे। तभी पोप ने मुस्कुराकर कहा, हाल ही में जीवन के देवता के अवशेष होली सी के उत्तरी भाग में आए हैं। स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ वही है, इसलिए तुम दोनों वहां जाकर उसे प्राप्त कर लो। उसका ऑर्डर पाते ही वहां से जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी पोप ने उन्हें रोककर कहा, 1 मिनट रुको, यूरेनस को भी अपने साथ लेकर जाओ। उसके बाद सुनते ही कवच पहने यूरेनस बाहर आया और उनके साथ होली सी की तरफ चल पड़ा। वहीं उधर हेवन गॉड अलायंस के मास्टर ऑगस्टीन भी अपने भूमिगत महल में बुक ऑफ द डेड
के जरिए ब्लैक ड्रैगन पैट्रियक और ब्लैक ड्रैगन पैट्रियक को पुनर्जीवित कर रहे थे। वे आत्मविहीन लाशें अब ऑगस्टिन के कंट्रोल में थी। उनको कंट्रोल में करने के बाद ऑगस्टस ने ठंडे हंसी के साथ कहा, स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ, मैं आ रहा हूं, और मरे हुए लोगों की सेना को लेकर जीवन के देवता के ऐतिहासिक अवशेषों की तरफ चल पड़े। समुद्र गॉड लाइन्स पोसाइडन, बुद्धि के घराने के मास्टर उरिस और रक्त कुलीन के रक्त पिशाच यानी कैमिला जैसी सुप्रीम पावर भी स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ के जल को पाने के लिए आगे बढ़ रही थी। उधर समर ने पेरिस फ्रांस के लिए फ्लाइट ले ली। तभी 1 दर्जन घंटे के बाद बर्नार्ड ने उन्हें पेरिस एयरपोर्ट से पिक किया और बर्नार्ड ने समर को प्रणाम करके कहा, शैडो किंग, यहां आप वापस आ गए। समर ने बर्नार्ड से कहा, बर्नार्ड, मैं चाहता हूं तुम टाइगर ग्रुप का नक्शा और आत्मसाधक बलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो। क्या तुम मेरे लिए उन्हें इकट्ठा कर सकते हो? तभी बर्नार्ड ने उसे एक चित्र और एक नोट समर की तरफ देकर कहा, हाइनेस, ये वही चीजें हैं जो आपने मुझे लेकर आने के लिए कहा था, मैं सब ले आया। समर ने पूरे टाइगर ग्रुप के नक्शे को स्कैन किया। होली सी के नॉर्थ शोर पर स्प्रिंग वाटर ऑफ लाइफ का पता लगाया। रिपोर्ट पढ़ने के बाद समर की आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। टाइगर ग्रुप की आत्म साधना पावरफुल थी और आत्म एम्पर किंगडम लेवल या उससे ऊपर के लेवल पर कम से कम 10 आत्म साधक थे। उनमें से कुछ समर से भी ज्यादा पावरफुल थे। समर समझ गए कि फाइट बेहद कठिन होगी। समर ने बर्नार्ड से नैना, शैडो ग्रुप टीम और अन्य लोगों के साथ जीवन के देवता के ऐतिहासिक अवशेषों तक उड़ान भरने के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करने को कहा। बर्नार्ड तुरंत काम पर लग गया। उसने जल्द ही हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दिया। रास्ते में समर का सामना टाइगर ग्रुप के आत्म साधकों से हुआ। तभी मॉन्क ने गंभीरता से समर से कहा, बॉस, टाइगर ग्रुप की यात्रा हमारी पिछली यात्राओं से अलग है। इस बार हमारे दुश्मन पूरे टाइगर ग्रुप के आत्म साधक हो गए। इससे पहले कि समर उसकी बात पर रिएक्ट कर पाता, काले पिल्ले ने बीच में उपहास करके कहा, मॉन्क, जब तक दादाजी कुत्ता यहाँ है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आत्म साधक है। जब तक वे आने की हिम्मत करेंगे तब तक वे सभी मरते रहेंगे। लेकिन क्या ये काले पिल्ले की बात सफल हो पाएगी? क्या वो लोग सबको मार पाएंगे या नहीं? क्या पिछली बार समर की मदद करने के लिए जैसे उसके पापा आए थे, क्या अब की बार भी उसको आना पड़ेगा? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें। अपनी कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करवाएं।